नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद फैकल्टी, अष्टांग हृदय, फर्स्ट ईयर BMS, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। 4 जून गुरुवार का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले ये 12वें अध्याय का तीसरा भाग है। 12वें अध्याय का तीसरा भाग है। रोगी का बार बार निरीक्षण करना चाहिए, मतलब रोगी का बार बार निरीक्षण करके उसको देखना चाहिए कि रोगी को बीमारी क्या है। इसके लिए लिखा है इन्होंने, इत्य शेष मेवापी यद उत्तम दोष लक्षण। इस प्रकार से हमने दोषों के सभी प्रकार के लक्षण कह दिए गए हैं। और दोष के बाद में दर्शन आधि हितस्तस्त सम्यक उपलक्ष्येत व्याध्यवस्थ विभाग्यस्य पश्यन आर्तनाम प्रतीक्षणम। मतलब इन्होंने बताया कि दर्शन, इस जो रोगी को देखने की जो प्रक्रिया है, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न करके रोगी को बार बार अच्छी तरह से उसको चेक करना चाहिए, अच्छी तरह से उसका निदान करना चाहिए। और निदान करके और उसके व्याधि के बारे में सावधानी पूर्वक उसके रोग की अवस्था के बारे में सभी प्रकार के विभागों को जानना चाहिए। ये रोगी को निरीक्षण करने के लिए कहा है। आगे लिखा है, रोगी को बार बार निरीक्षण का कारण क्या बताया है उन्होंने कि अभ्यास संप्राप्ति दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी रत्नादि सद संज्ञानम च शास्त्र देव जायते। आगे उन्होंने बताया कि अभ्यास से प्राप्त ये दृष्टि, क्योंकि अभ्यास करने से ही बार बार अभ्यास करने से ही दृष्टि यानी देखने की दृष्टि यानी अभ्यास से ही प्राप्त होती है। कार्य करने की जो अभ्यास है ना, वो बार बार करने से ही प्राप्त होता है। कर्म सिद्धि जो होती नहीं, बार बार जैसे कोई भी अपने काम को बार बार करेंगे, पुस्तकों से पढ़ने से नहीं होता। बार बार कर्म करने से ही प्रकाश से सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने कि रत्नादि संज्ञानम, रत्नों का ज्ञान बार बार शास्त्रों को देखने से नहीं होता। रत्नादि का ज्ञान तो उसको बार बार रत्नों को देखोगे तब पता रहेगा ये कौन सा रत्न है, कौन सा रत्न नहीं है। इसी प्रकार से कर्म सिद्धि जब भी दृष्टि का अभ्यास भी प्राप्त होता है कार्य का, जब आप बार बार उसका अभ्यास करोगे। आगे लिखा है, व्याधि के 3 भेद और उत्पत्ति कारण। व्याधि के 3 भेद बताए इन्होंने, उत्पत्ति कारण बताए कि कौन सी है। दृष्ट प्रचारज कश्चित पूर्व पराधजय तत्संकरा अभ्युत्नो व्याधि रेव त्रिधा स्मृतम। मतलब व्याधि को 3 प्रकार की बताइए कारण सहित। एक तो दृष्ट प्रचार, ऐसी व्याधि जिसके आपको कारण का पता लग रहा हो, मतलब जिसके कारण का आपको पता लग रहा हो, जिसके कारण दिखता हो, यानी दृष्ट कर्मज, यानी उसके कर्म दिख रहे हो, वो दृष्ट कर्मज होगी। और दूसरी बताई इन्होंने, कश्चित पूर्व अपराध। कुछ व्याधियाँ ऐसी होती है पूर्व अपराध, पूर्व जन्म के अपराध से होती है, वो अदृष्ट कर्मज होती है। और आगे इन्होंने लिखा है तत्संक्रांत। कुछ व्याधियाँ ऐसी हो जाती है जिनमें दोनों दृष्ट अपराध भी होते हैं, अदृष्ट अपराध दोनों होते हैं। मतलब जो होती है कर्म संज्ञा, यानी दोनों की मिश्र भाव। इस प्रकार से दृष्टादृष्ट कर्मज, इस प्रकार से व्याधि 3 प्रकार की इन्होंने व्याधि कही गई। आगे है, इन व्याधियों के लक्षण क्या बताए इन्होंने, दृष्ट अपराध के और अदृष्ट अपराध के और मिश्रित के क्या लक्षण बताए इन्होंने। आगे बताया कि यथा निदानम दोषत्य कर्म जो हेतुर्भिमना महारंभ को अल्प के हेतु वातंगो दोष कर्मज है। मतलब यथा निदानम दोषत्व, मतलब इन्होंने बताया कि जो दृष्ट कर्मज होती है, जिनके कारण का स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है, वो दोषों से उत्पन्न वाली व्याधि जो है, उनका क्या है कि उनको निदान का पता होता है, उनको कारण का पता होता है उनको कि किस कारण से ये व्याधि हुई है दोष वाली। और कर्म जो हेतु बिना, और कर्मज व्याधियाँ हैं बिना कारण के उत्पन्न होती है। कर्म की व्याधियाँ हैं, कर्म से उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ बिना कारण के उत्पन्न होती है। और महारंभ को और अल्प के अके, और वो जो कर्मज, जो दोष कर्मज व्याधियाँ होती है, थोड़े से कारण से, अल्प के यानी अल्प कारण से ही महारंभ को यानी बहुत बड़े रूप का धारण कर लेती है। ये दोष कर्मज होती है। दोष और कर्म दोनों होती है, वो दोष और कर्म दोनों होती है, जो छोटे से कारण से बहुत बड़ी रोग को उत्पन्न कर देती है। आगे है त्रिविध व्याधि की चिकित्सा। अब त्रिविध व्याधि की चिकित्सा कैसे करें, उसके लिए लिखा है, विपक्षशीलनात् पूर्वम कर्मज है कर्म संक्षयात। मतलब विपक्षशीलनात् पूर्व है, पूर्व यानी सबसे पहली व्याधि, पूर्व का मतलब पहली व्याधि कौन सी हुई, दृष्ट कर्मज। दृष्ट कर्मज व्याधि कैसे ठीक होती है, विपक्षशीलनात्
यानी उसके कारण के विपरीत हेतु का सेवन करो। कारण के विपरीत मतलब दोषजन्य रोग के विरोधी वस्तु के सेवन करने से शांत हो जाती है। जो दष्ट कर्मज व्याधि होती है जो कारण के विपरीत सेवन से नष्ट हो जाती है। और कर्मज कर्म क्षयात, और कर्मज व्याधियाँ कर्म के क्षय होने से नष्ट हो जाती है। गच्छतु भंजना जन्मा तू दोष कर्म लक्षणम, और तीसरी जो तीन दोष कर्मज और दोष कर्मज व्याधियाँ होती है एक साथ वाली, वो दोष और कर्म के नष्ट होने से नष्ट होती है। इस प्रकार से तीनों व्याधियों की चिकित्सा बताई इन्होंने। आगे लिखा है प्रकारांतर से व्याधि के दो भेद हैं। कौन कौन से? द्विधा स्वतंत्र परतंत्र, द्विधा अन्य तो पुनर्द्विधा, मतलब स्वतंत्र और परतंत्र रूप से व्याधि दो प्रकार की बताई गई है। और परतंत्र व्याधि को पुनः दो प्रकार की इन्होंने बताया गया है। कौन कौन सी? पूर्व रूपाख्या, मतलब जो पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं व्याधि के पहले जो लक्षण होते हैं उनको पूर्व रूप कहते हैं, वो पूर्व रूप होगी। और जाता उपद्रवा, और व्याधि के अंत में जो उपद्रव उत्पन्न होते हैं उनको उपद्रव कहते हैं। इस प्रकार से व्याधि उन्होंने बताई है। आगे है स्वतंत्र और परतंत्र व्याधि के लक्षण क्या हैं। स्वतंत्र व्याधि कौन सी होगी, परतंत्र व्याधि कौन सी होगी, उसके बारे में बताया। यथा स्वजन्म उपसया स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण, मतलब स्वतंत्र व्याधि क्या होती है कि जिन रोगों की उत्पत्ति और शांति उनके अपने हेतु से होती हो और शास्त्रोक्त विधि से होती हो, जिन शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं उनसे उत्पन्न होना और उन्हीं से समाप्त हो जाना, उन्हीं से ठीक हो जाना, ये स्वतंत्र व्याधियों का लक्षण है। और ये क्या होती है? स्पष्ट लक्षण, इनके लक्षण बिल्कुल स्पष्ट होते हैं स्वतंत्र व्याधि के। विपरीता स्थान देते तू विद्या देव बनाने भी, और इसके अलावा जो परतंत्र व्याधियाँ होती है इसकी विपरीत लक्षण वाली होती है। उनका कोई कारण स्पष्ट नहीं होता है, इस लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं, और वो स्वजन्मना नहीं होती है और उपसय भी उनकी नहीं होती है, मतलब इसके विपरीत उनकी स्थिति होती है। उत्पत्ति और शांति अपने हेतु के अनुसार नहीं होती है और लक्षण में स्पष्ट नहीं होती, ये परतंत्र व्याधि होती है। इस प्रकार से रोग की भांति बातादि दोष भी स्वतंत्र और परतंत्र दो प्रकार के कहे गए हैं। आगे है प्रत्येक प्रकार में वैद्य का कर्तव्य। अब प्रत्येक प्रकार में वैद्य चिकित्सक क्या करते हुए इसके लिए बताया है कि ताल लक्ष्य ये वही तो विकुर्वणान प्रतिज्वरम। तो इसमें क्या करना चाहिए इनको कि प्रत्येक रोग की कुपित हुए इन वात पित्त और कफ में वैद्य सावधानी पूर्वक से चिकित्सा करे, ये बताया इन्होंने। वात पित्त को देख के चिकित्सा करे। आगे क्या है? परतंत्र व्याधियों की शांति का उपाय क्या है। स्वतंत्र व्याधि तो ठीक हो जाती है, परतंत्र व्याधि शांति का उपाय क्या है उसमें लिखा है तेषाम प्रधान प्रसाम अस्तथा, मतलब उन्होंने कहा है कि परतंत्र जो व्याधि है उनमें स्वतंत्र व्याधि के शांत हो जाने पर परतंत्र व्याधि अपना आप शांत हो जाती है। मतलब प्रथम व्याधि प्रथम के शांत होने पर अब दूसरी अपना आप शांत हो जाती है। पश्चात चिकित्सा पूर्णम चाहे बलवंत उपद्रव, और इसके बाद में यदि उपद्रव बलवान हो और उसके बाद में मतलब मान लो शांत नहीं होती है दूसरी वाली व्याधि तो दोबारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और बाद में लिखा है कि पश्चात अगर मान लो बलवंत उपद्रव बलवान है तो पहले उपद्रव की चिकित्सा करनी चाहिए। व्याधि किस शरीर से पीड़ा करो ही, क्योंकि जो उपद्रव जो होते हैं, उपद्रव कहते हैं रोग का इलाज नहीं करने पर जो व्याधि के अंत में अत्यधिक तीव्र लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें उपद्रव कहते हैं। ये उपद्रव क्या करते हैं? व्याधि कृष्ण शरीर से, व्याधि से हीन शरीर को ये पीड़ाकारी बहुत कष्टकारी होते हैं ये उपद्रव, इसलिए उपद्रव का सबसे पहले चिकित्सा करनी चाहिए। आगे लिखा है नामहीन रोग वैद्य के कर्तव्य क्या है कि विकारा नाम अकुशलो न जिव्याति कदाचन, मतलब मान लो ये लिखा है इन्होंने कि कभी अपन चिकित्सा कर रहे हैं और चिकित्सा करते हुए अपनों किसी रोग का नाम ध्यान नहीं है तो इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। उसमें क्या है कदाच कभी भी दुखी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं सर्वविकार नाम, क्योंकि सभी प्रकार के विकारों का नाम दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए यदि किसी चिकित्सक को व्याधि का नाम पता नहीं हो तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वात पित्त कफ की चिकित्सा करनी है तो वात पित्त कफ की चिकित्सा करनी चाहिए, नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा है रोग के नामहीन होने के कारण यथाविकार चिकित्सा करनी चाहिए। स एव आगे लिखा है स एव कुपितो दोष है समुत्थान विशेष है स्थानांतरण से प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। आगे लिखा है उन्होंने यदि दोष कारण की भिन्नता से कुपित होकर तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचकर बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, कारण की भिन्नता से उत्पन्न करते हैं। तस्माद विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणी च बुद्धवा हेतु विशेष से शीघ्रम कुर्वात उपक्रम, इसलिए उनका क्या करना चाहिए इसलिए कि रोग की प्रकृति देखो, उनका अधिष्ठान देखो, भेद देखो, कारण देखो, इनको समझ करके उनकी शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिए, ये कहा है इन्होंने। फिर आगे है रोग की 10वीं परीक्षा। अब रोग की 10 तरह से परीक्षा करनी चाहिए। 10वीं परीक्षा के नाम से ये है, बहुत मोस्ट है, इसको याद करना है। कैसे? दूष्यम देशम बलम काल अनलम प्रकृतिम वय सत्वम सात्यम
सत्वम सात्म्यम तथा आहार अवस्थाम से पृथक विधा सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षय दोष औषध निरूपणे यो वर्तते चिकित्सायाम न स्खलिति जातु चेत। मतलब इन्होंने बताया कि 10वीं चिकित्सा रोग की 10वीं परीक्षा कौन कौन सी है। उसमें लिखा है कि दोष की ये परीक्षा है 10वीं से। सबसे पहले दूष्य, दूष्य कौन से हैं? धातु और मल दूष्य हैं, इनको देखो। देश को देखो, कौन सा देश है, जंगल देश है, कौन सा देश है। बल देखो, उसका रोगी का बल कैसा है। काल देखो, समय कौन सा है। अनल यानी उसकी अग्नि कैसी है, प्रकृति कैसी है। वय यानी उसकी उम्र कैसी है, बच्चा है, वृद्ध है और ये युवा है। सत्व कैसा है उसका, सत्व बल अच्छा है कि नहीं है। साथ में क्या क्या उसको पचता है वो देखो। तथा आहार, आहार रोग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की अति सूक्ष्म विवेचना करके चिकित्सा में प्रवृत्त होना चाहिए। यह कभी भी भूल नहीं करता। मतलब जो आदमी इन 10वीं चिकित्साओं को करते हुए 10वीं परीक्षाओं करते हुए चिकित्सा करता है वो कभी भी भूल नहीं करता है। आगे लिखा है गुरु और लघु रोग की चिकित्सा। गुरु और लघु रोग की चिकित्सा कैसे करते हैं? गुरु अल्प व्याधि संस्थानम सत्व देह बलाबलात् दृश्यते अप्य अंधकार अप्य अन्यथाकारम तस्मिन् वहितो भवेत्। मतलब क्या होता है, कई बार सत्व मन और शरीर के बल के कारण इन्होंने लिखा है सत्व देह बलाबलत। सत्व देह, सत्व यानी मन और देह यानी शरीर, शरीर के बल और अबल के कारण क्या होता है, गुरु व्याधि भी अल्प लगती है। मतलब बहुत तगड़ी व्याधि है लेकिन सत्व अच्छा है तो वो भी अल्प लगती है। और अल्प व्याधि भी अगर सत्व कमजोर हो तो गुरु लगती है। ये बताया इन्होंने कि सत्व एवं मन के शरीर के बल के कारण गुरु व्याधि भी साधारण रोग के लक्षणों की वाली दिखती है और मन एवं शरीर के निर्बल होने के कारण अल्प व्याधि बड़े रोग के वाली लक्षण होती है। इसलिए इसको देख करके विवेचना करनी चाहिए, इसको देख करके चिकित्सा करनी चाहिए। आगे लिखा है कि कुवैद्य की भूल, कुवैद्य की क्या भूल होती है उसमें इन्होंने लिखा है कुवैद्य यानी कुवैद्य कौन सा है, गुरु लघु मिति व्याधि कल्प यस्तुम भिषक द्रवम अल्प दोष कलयम पथ्ये। मतलब गुरु जो वैद्य गुरु व्याधि को लघु मान करके और लघु व्याधि को गुरु मान के चिकित्सा करते हैं वो निश्चित रूप से ही गलती कर बैठते हैं और विपरीत अवस्था में उनकी हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे है गुरु लघु रोग को विपरीत मात्रा में हानि ततो अल्प मल्प वीर्य व गुरु व्याधि प्रयुक्तम उदीर्यताम रोगानाम संशोधन पदम। मतलब इन्होंने कहा गुरु व्याधि में मात्रा से थोड़ा या अल्प वीर्य संशोधन अयोग के कारण हो जाता है। मतलब गुरु व्याधि है और मात्रा संशोधन कम हीन दिया है तो वो व्याधि को ठीक नहीं कर पाएगा। इन्होंने लिखा है तो अल्प वीर्य की व्याधि दे दी, अल्प औषधि दे दी गुरु व्याधि में तो कोई इसमें लाभ नहीं होगा। उदीर्यतम रोगान संशोधन मतलब वो क्या रोगों को अधिक बढ़ा देगा, वो बाहर नहीं निकालेगा, अधिक बढ़ा देगा। इसलिए लघु व्याधि के विपरीत और लघु मान लो लघु व्याधि है और उसमें विपरीत ज़्यादा चिकित्सा कर दी तो भी दिक्कत करेगा। इसलिए शोभनम त्वग्नम विपरीतम विपर्य क्षुणु यान्नम मलानेव केवलम उपनिषद। इसलिए क्या करना चाहिए उनको कि लघु व्याधि के विपरीत शोधन केवल मलों को ही नष्ट नहीं करता अपितु संपूर्ण शरीर को नष्ट कर जाता है। इसलिए गुरु व्याधि में अल्प चिकित्सा नहीं करनी चाहिए और अल्प व्याधि में गुरु चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। आगे लिखा है रोग मात्रा निर्णय से सावधानी की आवश्यकता यानी अतो अभियुक्तो सततम सर्वालोच्य सर्वथा तथा युंजितम वैसज्यम आरोग्य तथा ध्रुव। मतलब इसलिए आयुर्वेद के पठन पाठन में लगे हुए संपूर्ण वैद्य समुदाय को दूष्य आदि की सही प्रकार से विवेचना करने के बाद में औषध देनी चाहिए। मतलब दूष्य आदि देख कर देनी चाहिए। आगे दोष भेद, दोष भेद में कहा है कि बक्षन्ते परम दोषा वृद्धि क्षय भेददात। अब वृद्धि और क्षय के वैसे दोषों को कहेंगे। उसमें लिखा है पृथक पृथक लिए प्रथम 3 विद्धि संसर्ग त्रिया तत्र तु तान्नवे। मतलब इन्होंने क्या कहा है पृथक जो 3 दोष होते हैं वात वृद्धि, पित्त वृद्धि और कफ वृद्धि और इनके संयोग से 3 प्रकार के यथा वात पित्त वात कफ पित्त कफ पुनः ये 9 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से इनको देखना चाहिए। संसर्ग में 9 भेदों की स्पष्टीकरण दिया इन्होंने कि त्रिनेव समया बुद्धिया षड एकस्य अतिशायने। मतलब 3 संयोग दिखाए इन्होंने कि 3 संयोग से प्रत्येक दोष की समानता से और एक दोष की अधिकता से दूसरे की अल्प वृद्धि में 6 संयोग, इस प्रकार से 9 संयोग होते हैं और इस 9 संयोगों की कुल मिला के इस प्रकार दिया हुआ है। आगे त्रिदोष भेद, त्रिदोष के भेद के बारे में उन्होंने बताया कि त्रिदोषम समस्तेषु षड्द्वेक कातिशयन तु एकम तुल्याधिकम शतम च तारतात्म्य विकल्पनात्। मतलब तीनों दोष के मिलने से 13 भेद होते हैं। इनमें 6 भेद तो 2 दोषों के और 1 से अधिक होने पर 3 तथा 2 से 1 दोष होने पर अधिक होने से 3, इस प्रकार से 6 संयोग होते हैं। सम प्रमाण में वृद्ध
तीनों दोषों के संयोग से एक तथा तरतम भेद से भिन्नता से एक दूसरे के वृद्धतर और तरतम इस प्रकार से संयोग होते हैं। इसी प्रकार से कुल मिला के 12 + 13 मतलब 25 प्रकार के दोष वृद्धियां होती है। आगे लिखा है वृद्धियम क्षीण के गुण पंच विस्तृति मित्यम वृद्धि क्षीणस्तावत है, मतलब आगे इन्होंने कहा है 25 तरह के होते हैं ये, कि इस प्रकार से वृद्धि के 25 भेद हैं और इसी प्रकार से क्षीण के भी 25 भेद हैं, मतलब 25 भेद बताएं। आगे लिखा है एक एक वृद्धि समता क्षयम सटते पुनश्च सट है, एक क्षय द्वंद्व वृद्धा स विपर्यायते, मतलब एक दोष की वृद्धि और एक दोष की समता, एक दोष की क्षीणता, ये 6 भेद होते हैं। इस प्रकार से एक दोष का क्षय और एक 2 दोषों की वृद्धि, इस प्रकार से 3, इसके विपरीत एक दोष की वृद्धि और 2 दोषों का क्षय, इस प्रकार से 6 प्रकार की वृद्धियां होती है। तो इन सबों को मिलाकर कुल मिला के 62 प्रकार के योग होते हैं। आगे भेद द्विदिष्टा निर्दिष्टा त्रिष्टि स्वास्थ्य कारणम, इस प्रकार से 62 भेद कहे गए हैं। 63वां भेद स्वास्थ्य का कारण होता है, अर्थात वात पित्त की समानता वाला स्वास्थ्य का कारण उसको बताया गया है। आगे है दोष भेद की अनंतता, संसर्ग रुधिरम द्विभिस्तिन था दोषस्तु क्षय समता वृद्धि भेदम आनंतम तरतम्य योगस्य यातस्य जानीय वदितय मानसो यथाश्वथम, मतलब उन्होंने कहा है कि रस रक्त आदि संसर्ग से तथा क्षय समता वृद्धि आदि भेदों से और तरतम के संयोग से अगणित दोषों के को उनके अपने अपने लक्षणों से दक्षित होकर तन्मय होकर जानना चाहिए। यही सब इसका उपाय है। थैंक यू। This session provided by Digital Session 2 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Okay, thanks.